हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से सिद्धार्थ BS यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, पहली क्लासेस में मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर किया था, जिसमें हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम था। और जिसमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 पार्ट थे: एकल परिसंचरण तंत्र, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र और दोहरा परिसंचरण तंत्र था। मैंने उसको अच्छी तरीके से जो है फिक्स करके और उसका PDF भी दे दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक तो वो वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं, इसी चैनल पर मिलेगी। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जो है इसके बाद ब्लड के बारे में वीडियो लाऊंगा। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पाई हैं, तो आप समझ सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसी के कारण वीडियो नहीं आ पाई हैं। तो हम आज बेसिकली जो है बेसिक इंफॉर्मेशन ब्लड के बारे में देने वाले हैं, और जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पढ़ने के लिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं ब्लड, यानी ब्लड का अध्ययन या तो सेरोलॉजी कहा जाता है या तो हेमेटोलॉजी। अगर ब्लड का अध्ययन किसी भी शाखा, विज्ञान की कोई भी शाखा के अंतर्गत किया जाता है तो उसे या तो सेरोलॉजी या तो हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ये दोनों चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्लड है क्या, आखिर ब्लड में क्या क्या पाया जाता है और क्या है। तो ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। जैसे आप कोलाइड समझते हैं ना, कोलाइड जैसे एक ऐसा विलेन जो हम किसी कपड़ा वगैरह से छानेंगे ना तो पूरा उस तरफ नहीं जाएगा, कुछ इधर उधर लग जाएगा, तो उसे हम कोलाइडी विलेन कहते हैं। कोलाइडी विलेन आप ऐसा समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए चाय को लें तो उसमें चीनी भी पड़ता है, चाय की पत्ती भी पड़ता है और सब काली मिर्च वगैरह सब कुछ पड़ता है, तब बन करके एक लिक्विड तैयार होता है। वो देखने में तो लिक्विड है, लेकिन वो जो बना है वो ठोस पदार्थ और जो है लिक्विड मिलकर के बना है, तो वो पूर्ण रूप से लिक्विड नहीं है। तो ये क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है, कोलाइडी विलेन है। अब एक स्पॉन्जी ऊतक है, मैंने ऊतक वाले चैप्टर में करा रखा है। जो स्पॉन्जी ऊतक, जो जितने प्रकार के ऊतक हैं तो वो कैसे ऊतक दिखने में होते हैं, उनका आकार मैंने भी करा रखा है। आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। जो pH मान इसका होता है, हम ह्यूमन रक्त की बात कर रहे हैं, यानी ह्यूमन ब्लड के बारे में। तो जो हमारा रक्त का pH मान होता है वो 7.4 होता है, यानी क्षार होता है। और इसकी गंध कुछ अलग ही प्रकार की होती है, आपने कभी तो महसूस किया होगा, या फिर किसी जो है स्क्रैच वगैरह लगे होंगे तो आपने ऐसा तो एहसास किया होगा। और ये क्षार होता है, ये अम्ल नहीं होता, एक हल्का जो है तीखेपन का होता है, या फिर इसमें कुछ मीठापन, मतलब ये क्षार होता है। इसकी पुरुष में जो है संख्या होती है 5.5 लीटर, 5.5 लीटर, और जो है मादा में होती है तो 5 लीटर होती है। अब मादा में क्यों कम होती है आप किसी से पूछेंगे, तो मैंने पूछा एक आदमी से, तो वो बता रहे थे कि वो शादीशुदा आदमी थे, वो बता रहे थे कि ये मादा में जो में कम इसलिए होता है क्योंकि आगे चल के वो शादी के बाद दूसरे वो जो पुरुष का ब्लड चूस चुके। तो ये बेसिकली ये नहीं इसका रीज़न है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन जो है, मेल में हीमोग्लोबिन की संख्या ज़्यादा होती है और फीमेल में कम होती है, तो इसीलिए फीमेल में जो है ब्लड कम होता है। अब हम देखते हैं जो है ये ब्लड इकट्ठा कहाँ होता है। ये ब्लड इकट्ठा कहाँ होता है? इकट्ठा हमारा जो होता है प्लीहा में, ये प्लीहा में इकट्ठा होता है ब्लड, और जो हृदय से पंप होता रहता है। जो कोलेस्ट्रोल आप समझते हैं, कोलेस्ट्रोल ये जो मात्रा है कोलेस्ट्रोल की, ये 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। डेसीलीटर आप समझते होंगे, डेसीलीटर एक ढक्कन मान के चलो आप, डेसीलीटर इतना बड़ा। तो जैसे जो 200 ग्राम है तो उसमें इतना होगा, प्रति डेसीलीटर में 200 ग्राम जो कोलेस्ट्रोल पाया जाएगा, यानी जो चर्बी होती है, जो वसा वगैरह जो हम खाते हैं, जो वही कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। और ये बड़ा हानिकारक होता है, ये जो है हार्ट अटैक भी कर सकता है, क्योंकि ये जो धमनियों में जम जाएगा तो फिर जो हृदय में जम जाएगा तो हृदय को एकदम से दबोच लेगा, हृदय को फूलने ही नहीं देगा, हृदय को जो वो अपना कार्य करता है उसको फूलने और पचकने ही नहीं देगा, तो हृदय हमारा क्या कार्य कर पाएगा। तो ये बहुत ही हानिकारक भी होता है, जिसे चर्बी कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन हम देखते हैं, तो हीमोग्लोबिन जो है पुरुष में, जो मैंने बताया था, मेल में होता है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। एक जो है डेसीलीटर में 14 ग्राम ये होता है पुरुष में हीमोग्लोबिन, जो रक्त को लाल करता है। अब हीमोग्लोबिन के कार्य जो हम
हमको जो क्लास लेना पड़ेगा वो लास्ट में सबसे लेंगे। जो हीमोग्लोबिन की जो जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उतनी हम एक क्लास में दे देंगे। अब हम देखते हैं मादा में जो होता है, फीमेल में होता है जो जो 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। तो ये तो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। हम देखते हैं कि रक्त के कार्य क्या हैं, यह भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि रक्त के कार्य यहाँ पर केवल रक्त के कार्य दिए गए हैं। आगे चल करके हमें WBC, RBC और जो है प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना होगा, तो उसके कार्य भी अलग अलग होंगे, लेकिन वो है सब रक्त में ही पाया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं ताप नियंत्रक होता है, यानी जो जो हमने नियम पढ़े हैं, भौतिकी में पढ़ें या रासायनिक में पढ़ें या किसी भी पढ़ें, तो उसमें क्या बताया जाता है कि जब तक कोई वस्तु गतिशील रहती है तो उसमें ऊष्मा होती है। यानी अब जैसे मान लीजिए, जैसे हम हाथ को जब तक रगड़ेंगे तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती रहेगी। अगर हम रगड़ना इससे बंद कर देंगे तो ऊष्मा बंद हो जाएगी। अगर हम जब तक हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो ऊष्मा उससे उत्पन्न होती है। यानी जो हमारा रक्त एकदम से बहता रहता है पूरी धमनियों, पूरे शरीर में, अगर बहता रहेगा तो कुछ ऊष्मा बनी रहती है। जैसे ही रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है, यानी जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब वो जो है बॉडी होती है वो ठंडी पड़ जाती है। तो इसी कारण, यही कारण है कि ये जो ब्लड उसका बंद हो जाता है, इसीलिए जो है जो कुछ भी घर्षण नहीं हो पाता है, कुछ भी रगड़न नहीं हो पाती उसमें, तो इसीलिए वो ठंडा पड़ जाता है शरीर। अब हम देखते हैं इसका अगला कार्य है जो है पोषक पदार्थों का परिवहन है। जो हम कुछ खाते वगैरह, कुछ हम खाते हैं तो उसका पाचन हो करके, और जो है न्यूट्रिशन यानी पोषण और पोषण पदार्थों को, तो वो ब्लड में जाकर के मिलते हैं और उनका जो है परिवहन हो पाता है, इधर उधर से चल घूम पाते हैं। यानी कोई डॉक्टर वगैरह अगर जो इंजेक्शन भी लगाता है हमारे जो है सिरा में, हमने बताया था कि सिरा में क्यों लगाया जाता है इंजेक्शन और धमनी में क्यों लगाया जाता है इंजेक्शन, वो धमनी और सिरा में जो अंतर है उस क्लास में पूरा डिटेल से समझाया है। तो वो जो डॉक्टर लोग लगाते हैं ना हमारे जो है नस में इंजेक्शन वगैरह, तो वो उस इंजेक्शन के केमिकल जो होते हैं वो सभी ये रक्त के अनुसार हमारे पूरी बॉडी में घूम पाते हैं। हम देखते हैं गैसों का परिवहन। हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमने श्वसन तंत्र में भी समझा रखा है कि हम जो ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, तो ये जो हमारे फेफड़े होते हैं एक टंकी की तरह कार्य करते हैं। फेफड़े जो हवाई को नहीं रोकते हैं, फेफड़े क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं ब्लड से या कहीं से भी, और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के बाहर निकाल देते हैं, ऑक्सीजन को लेकर के ब्लड में दे देते हैं, और ब्लड से जो है पूरे शरीर में ऑक्सीजन घूम पाती है। तो ये कार्य हो गया हमारा गैसों का परिवहन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है निकालती है बाहर और ऑक्सीजन को ले लेती है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, बेसिकली आपको नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर दे देते हैं। ऑक्सीजन को ले लिया अपनी तरफ और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। अब देखते हैं उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। अब उत्सर्जन वाले लेसन में हमने ये भी करा रखा है कि उत्सर्जन कैसे कैसे पदार्थ हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ आते हैं, और जो है किडनी के माध्यम से उत्सर्जी पदार्थ खींच लिए जाते हैं। तो उधर उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन ये ब्लड करवाता है। यानी जो भी हमारे उत्सर्जी पदार्थ बेकार पदार्थ होते हैं उनको ये उत्सर्जी उनका परिवहन करवाता है, उनका किडनी के पास तक लाता है, और किडनी क्या करते हैं, किडनी एकदम से सुरक्षित बैठे होते हैं। अब हमारा ब्लड आता है और किडनी खींच करके उत्सर्जी पदार्थ कहाँ भेज देता है, कहाँ भेज देता है, हमारे मूत्राशय मलाशय में, तो वहाँ से वो उसका निष्कासन हो पाता है। उससे पहले जो है किडनी उत्सर्जन कार्य कर पाते हैं। अब उत्सर्जन आप देखते हैं पसीना जो बहता है, ये भी उत्सर्जन की क्रिया है। जो हमारे पास गर्मियों में अधिकतर पसीना बहता है, तो ये भी उत्सर्जी अंग हैं और उत्सर्जी ग्रंथियों द्वारा पसीना बहता है। इसकी भी मैंने अच्छे से समझा रखा है। अब हम देखते हैं कि इसका जो है ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, हमारे खून का निर्माण कहाँ होता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो शिशु के बाद, यानी बच्चा पैदा होने के बाद में वो शिशु हो गया। अगर शिशु के बाद में हम देखते हैं तो अस्थि या मज्जा में इसकी उत्पत्ति होती है, इसका निर्माण होता है। अगर हम भ्रूण में देखें, जब तक बच्चा माँ के पेट में रहेगा तब तक इसकी उत्पत्ति यकृत में होगी। अब यकृत में क्यों होगी, क्योंकि जो अस्थि मज्जा होती है, अस्थि मज्जा समझते हैं आप, जो मांस चिकन वगैरह खाते हैं ना, मैं तो कभी खाया नहीं लेकिन देखते तो हैं ना, फिल्मों देखते हैं और यही मार्केट में गए तो देखते हैं, तो हड्डी के अंदर एक
एक जो जालीनुमा संरचना पाई जाती है हड्डी के अंदर। जब झांक कर देखोगे, उसे चूस करके जब उसमें से हड्डी को झांक कर देखोगे तो उसमें जालीनुमा संरचना होती है, वही कहलाती है अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा, उसमें ही इसका ब्लड का निर्माण होता है। अगर भ्रूण में, यकृत में होगा, लीवर में होगा, क्योंकि इसकी जो है हड्डी इतनी मजबूत नहीं होगी। अगर जो है 3 महीने का पेट में बच्चा है तो भी वो भ्रूण है, अगर 9 महीने का बच्चा है तब भी भ्रूण है। जब तक पैदा नहीं हुआ तब तक वो भ्रूण ही रहेगा, चाहे वो मतलब चाहे जितना छोटा हो। अगर वो पैदा भी होता है, उसका जन्म भी होता है, तो कितनी हड्डी कितनी कमज़ोर रहती है, जिधर को मोड़ दोगे उधर को मुड़ जाएगी। तो इसीलिए उसमें कुछ दिनों तक यकृत में होता है इसका ब्लड का निर्माण। लेकिन उसके बाद जब वो शिशु थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा उसकी हड्डी वगैरह कुछ भी जो है मजबूत हो जाती है, उसके बाद अस्थिमज्जा में उसका जो है निर्माण होने लगता है ब्लड का। अब हम इतना तो देख लिया, अब हम देखते हैं जो है आगे इसका क्या है। आगे हम इसका अब हम देखते हैं ब्लड को बांटा कैसे गया है, आखिर ब्लड का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हुआ है। तो हम देखते हैं ब्लड को अगर तो देखते हैं 2 भागों में बांटा गया मुख्य रूप से, यानी प्लाज्मा और रुधिराणु, जिसे कार्पल्स और जो है इसे प्लाज्मा कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में भी प्लाज्मा इसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा जो है ये 40% है, और जो है रुधिराणु है ये जो प्लाज्मा है 60% है, और जो रुधिराणु है ये 40% है। रक्त का संपूर्ण भाग जो है 40% ये रुधिराणु बनाते हैं, और 60% भैया पूरा प्लाज्मा ही बनाता है। अब देखते हैं कि प्लाज्मा का जो है इतना हुआ, और जो इसमें 2 प्रमुख प्रोटीन पाए जाते हैं, कौन कौन से, और प्रोथ्राम्बिन। दो एक ऐसे प्रोटीन इसमें प्लाज्मा में पाए जाते हैं जो इनके बहुत ही मुख्य होते हैं, यानी इनके बहुत ही खास होते हैं। अगर इनमें से निकाल लिया जाए प्लाज्मा से, तो प्लाज्मा एकदम पनछुच्छुन हो जाएगा, एकदम प्लाज्मा पीला ही होता ही है, और वो और भी पीला हो जाएगा, एकदम से पानी जैसा हो जाएगा। तो प्लाज्मा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पढ़ने के लिए, इम्पोर्टेंट है। इसकी और इसकी हम अभी जो है डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इसे हम जान लेंगे। अगर इस वीडियो में नहीं तो अगली वीडियो में देख लेंगे, इसे डिटेल से पढ़ लेंगे। इसे हम देखते हैं रुधिराणु को। तो रुधिराणु जो है रुधिर का संपूर्ण भाग 40% बनाती हैं, जिसमें रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। आरबीसी जिसे रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं, और जो डब्ल्यूबीसी जो है वाइट ब्लड कार्पल्स, और जो है प्लेटलेट्स होती हैं। अब ये प्लेटलेट्स जो है इनका टेक्निकल नाम जो है इन्हें हिंदी में हम कहें तो लाल रक्त कणिका, और जो ये है डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका, और जो प्लेटलेट्स है इसे बिंबाणु कहते हैं, इसे हिंदी में बिंबाणु कहते हैं। अब हम इसका टेक्निकल नाम जाने अगर तो जो है आरबीसी का जो टेक्निकल नाम है तो एरिथ्रोसाइट है, और जो डब्ल्यूबीसी का है तो ल्यूकोसाइट है। अगर हम इसे देखें प्लेटलेट्स का तो जो है थ्रोम्बोसाइट है इसका टेक्निकल नाम। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे तो इसे ऐसे ही पढ़ना, वहाँ प्लेटलेट्स नहीं बताएंगे, ना ही वो डब्ल्यूबीसी बताएंगे, सिर्फ इसको ल्यूकोसाइट और जो है थ्रोम्बोसाइट और जो है एरिथ्रोसाइट वहाँ पर बताया जाएगा बायोटेक्नोलॉजी में। अब हम देखते हैं भैया ये कितने दिन तक जिंदा रहती हैं। तो ये जो है आरबीसी जो हैं रेड ब्लड कार्पल्स, तो ये 50 लाख होती हैं, और ये 120 दिन तक जीवित रहती हैं। अब हम इसे देखें, अगर जो हम ल्यूकोसाइट को देखें यानी डब्ल्यूबीसी को, तो ये 10,000 संख्या में होती हैं, और ये 4 दिन तक जीवित रहती हैं। अगर हम देखें थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स को, जिसे देहात की भाषा में प्लेट कहा जाता है, वो बेसिकली उसे प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये कितनी होती हैं, ये 2 लाख संख्या में होती हैं, और ये कितने दिन तक जीवित रहती हैं, 7 दिन तक जीवित रहती हैं। ये इसके बाद में इनकी मृत्यु होती रहती है, और ये जो है उत्पन्न होती भी रहती हैं। ये इतनी जल्दी नहीं मरता, ये 120 दिन तक जीवित रहता है। कौन? एरिथ्रोसाइट जिसे आरबीसी कहते हैं, यानी जो है रेड ब्लड कार्पल्स। तो हमने यहाँ से इतना मोटा मोटा तो डिस्कस कर लिया।
इसके बाद हम जो है अगली क्लास में जो हमारे रुधिराण होंगे, या तो ये क्लास हमारी होगी रुधिराण को डिटेल से एकदम से डिटेल से समझेंगे कि किसके कारण क्या होता है, जो है जो हमारी रोगों से रक्षा कौन करता है, और जो है कौन सा हमें जो है ऊर्जा प्राप्त करवाता है। ये सभी जानकारियाँ हम आगे क्लास में देंगे, क्योंकि इस क्लास में देंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें स्क्रीनशॉट, बाकी PDF में आपको मिल जाएगा।